नमस्कार छात्रों। कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत एक नए विषय के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। छात्रों, कविता की बहाने और कैमरे में बंद अपाहिज, जो ये कविताएं हैं ये हम पढ़ चुके थे, परंतु एक बार फिर से मैं इन्हें आज रिपीट कर रही हूँ। आज हम इनकी पुनरावृत्ति देखेंगे, पुनः अवलोकन करेंगे। छात्रों, काव्य खंड से भी ये दोनों कविता हम पढ़ चुके थे, गद्य खंड से भी हमने लगभग 3 पाठ हम पढ़ चुके हैं और वृत्तांत से भी हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। छात्रों, बहुत जल्दी ही आपकी त्रैमासिक जो परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिए कि आप को जो भी नोट्स भेजे जा रहे हैं उन्हें आपको प्रॉपर पढ़ना है। जो वीडियोस आपको आ रही हैं, जो भेजी जा रही हैं, वो आपको अच्छे से देखना है। आज इन 2 कविताओं को हम फिर से दोबारा से देखेंगे और आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। आइए प्रारंभ करते हैं। छात्रों, पहली कविता है कविता के बहाने, जो कि हम पढ़ चुके थे, परंतु फिर एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। अब क्या है, प्रस्तुत कविता में क्या वर्णन किया है? कविता को महत्वपूर्ण माना गया है। कवि कविता को क्यों महत्वपूर्ण मान रहे हैं? क्योंकि कवि को लगता है कि इस आज के समय में जहाँ की नेटवर्किंग, जो सोशल नेटवर्किंग है, चाहे वो मीडिया हो, कुछ भी हो, वो इतना आगे बढ़ गया है कि कवि को लगता है कि धीरे धीरे जो कविताएं हैं वो अपना अस्तित्व खो रही हैं। इसीलिए कवि आज कविता के बहाने हम सबको जागरूक करना चाहते हैं और फिर से वो ये आशा करते हैं कि सभी को कविता के प्रति उतनी ही रुचि रहे जितनी कि पहले के समय में, जब सोशल नेटवर्किंग या इंटरनेट इतना नहीं था, इतना प्रचलित नहीं था। वही महत्व वो आज भी हमसे चाहते हैं, सभी पाठकों से चाहते हैं। कवि ने पहली जो वर्णन किया है, चिड़िया की उड़ान की तरह कल्पना की है और उन्होंने कहा है कि चिड़िया की एक सीमा होती है, परंतु कविता की कोई कल्पना सीमा की समाप्ति नहीं होती है। वो हमेशा अपनी पंख परोसती रहती है और पूरे देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में ही वो फैली होती है। उसकी कोई सीमा नहीं है होती उड़ने की, जबकि जो चिड़िया होती है वो एक सीमित अवस्था तक, एक समय सीमा उसकी होती है, वापस अपने घोंसले में आ जाती है। परंतु कविता को हम, जब से वो किसी कवि ने लिखी है तब से लेकर बहुत समय तक वो पढ़ी जाती है और उसका अस्तित्व वैसे ही बरकरार रहता है। दूसरी बात, कविता की तुलना फूल से की गई है कि कविता एक फूल की तरह है, जैसे कली बनकर फूल खिलता है और फिर एक सीमित समय तक फूल भी क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। परंतु कविता कभी नहीं मुरझाती। कविता हर युगों तक, बहुत सालों तक वो अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं वो हमसे पहले कई जो बैचेस गए हैं कक्षा 12वीं के, या कई लोगों ने वो पढ़ी होगी। सो आज भी मैं आपको वो कविता पढ़ा रही हूँ, तो उसका महत्व कभी भी क्या नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। वो अभी भी वैसी की वैसी है। और कवि कह रहे हैं कि फूल की एक सीमा होती है, वो एक सीमित अवस्था तक खिलता है और उसके बाद क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। परंतु कविता की जो खुशबू है वो युगों युगों तक वैसे ही चलती रहती है। आगे अंतिम कवि कह रहे हैं कि कविता एक बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे खेलता रहता है, इस घर को उस घर को सबको एक कर देता है। जैसे बच्चा कोई भेदभाव नहीं समझता, बच्चे के अंदर कोई हीन भावना किसी के प्रति नहीं होती, वैसे ही कविता भी है। कविता के अंदर भी ये नहीं है कि ये अमीर है, ये गरीब है, अगर गरीब है तो ये नहीं पढ़ पाएगा, अमीर पढ़ पाएंगे। कविता सबके लिए समान रूप से लिखी गई होती है और वह सबको एक सीमा में बांध देती है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। अब शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, सामान्य हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग कविता में किया गया है। और क्या कह रहे हैं कवि कि मानवीय बिंबों का भी प्रयोग किया गया है। कविता की तुलना चिड़िया और फूल से की गई है। ठीक है, इस घर उस घर में क्या है, र वर्ण की आवर्ती है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। फूल की विकास की अपनी सीमा क्या है, अबंध है, परंतु कवि की कल्पना शक्ति की कोई क्या है, असीम है। जो कवि की जो क्या है, बालक की तरह कवि एक कविता को मानते हैं।
और साथ में सामान्य हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। साहित्य का मतलब प्राकृतिक सौंदर्य की अपेक्षा मानव की भाव सौंदर्य की श्रेष्ठता का ही प्रतिपादन किया गया। अर्थात यहाँ पर कवि ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो कविता में जो महत्वपूर्ण जो जान डाली है वो ये है कि प्रकृति की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को मनुष्य की सुंदरता को, उस सुंदरता से अधिक मनुष्य की सुंदरता को अधिक माना है। अर्थात जो मनुष्य की सुंदरता है उसको अधिक माना है कि जो जैसे फूलों को भी एक समय सीमा तक समाप्त कर दिया, चिड़ियाओं की उड़ान को भी समाप्त कर दिया, परंतु जो बालक की क्या है कल्पना है उसको कवि ने क्या माना है, फूल के बराबर माना है। तो यहाँ पर क्या है, जो है भाव सौंदर्य की श्रेष्ठता, मानव की जो फीलिंग्स हैं उसको महत्व अधिक दिया गया है। साथ में ही यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, काल्पनिकता और बिंबों का प्रयोग भी किया गया है। साथ में ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप इसमें देखेंगे। छात्रों, ये कविता एक छोटी सी कविता परंतु बहुत महत्वपूर्ण कविता हम सब के लिए, और विशेषकर आपको ध्यान देना है। कविता जब मैं आपको पढ़ा रही थी तभी भी मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ। अब इसके इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो हम देख लेंगे। कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य बताइए। अब कविता एक यात्रा है जो कि चिड़िया फूल को लेकर बच्चे तक चलती है, और एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर क्या है भविष्य की ओर कदम बढ़ाता क्या है बच्चा है। कवि कहता है चिड़िया की उड़ान की सीमाएं, अर्थात वही जो मैं आपको समझा रही थी कि कवि हर चीज़ को एक सीमा तक बांधे रखे हैं, परंतु यहाँ पर जो है वो एक सीमा उसकी बताई गई है। और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कविता के बहाने कविता के कवि को क्या आशंका है, अर्थात जो कविता की बहानी है उस में कवि क्या आशंका रखता है। इस कविता में उत्तर क्या मिलता है हमें। इस कविता में कवि ने कविता और अस्तित्व के बारे में संदेह जताया कि वास्तव में उसे आशंका है कि औद्योगिकरण के कारण मनुष्य यांत्रिक होता जा रहा है। अर्थात उसे ये आशंका है कि धीरे धीरे मनुष्य क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा महत्व दे रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य पर हावी हो रही है, उसके पास धीरे धीरे फीलिंग्स ख़त्म हो रही हैं, सुनने का समय नहीं है, किसी से मिलने का समय नहीं, मीन्स भावनाएं समाप्त हो रही हैं। और प्रगति की अंधी दौड़ में मनुष्य अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। इसकी आशंका कवि जताते हैं, और साथ में कवि को लग रहा है कि उसकी कविता का अस्तित्व भी क्या है, खतरे में है, इसीलिए कवि ने क्या लिखी है, कविता लिखी है। आगे क्वेश्चन क्या है, फूल और चिड़िया को कविता की क्या क्या जानकारियाँ नहीं हैं, कविता के बहाने कविता के आधार पर लिखिए। तो फूल और चिड़िया को क्या जानकारी नहीं है, फूल और चिड़िया को यह जानकारी नहीं है कि कविता कविता खिलती क्या है, ये जानकारी नहीं है। फूल एक सीमित समय तक खिलता है और मुरझा जाता है, परंतु कविता की जो भाव है, जो खुशबू है, वो हमेशा समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती है। चिड़िया को कविता की उड़ान का पता नहीं है। चिड़िया क्या होता है, एक सीमित समय तक उड़ती है, वापस अपने घोंसले में आ जाती है, परंतु क्या है उसको क्या है जो कविता है, यहाँ पर कविता क्या है, कविता की समय सीमा क्या है, असीम है, वो हमेशा उड़ान भरती रहती है और हमेशा दूर दूर तक उसकी जो खुशबू है, उसकी जो उड़ान है वो दूर दूर तक फैली रहती है। तो छात्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कविता के बहाने पाठ से। और अब हम कविता देख लेते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कविता मैं आपको पढ़ा चुकी थी, परंतु एक बार फिर से आज पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं इस कविता का। दूरदर्शन के का एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है। अर्थात कवि
ने यहाँ पर मीडिया पर करारा व्यंग कहा है। मीडिया पर अपना आक्रोश कवि यहाँ पर जता रहे हैं कि किस तरह से टेलीविज़न, दूरदर्शन अर्थात टीवी पर मानवीय भावनाओं के साथ खेला जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है, किसी चीज़ से वो कमज़ोर है, तो उसको बार बार पूछकर उसका साक्षात्कार लेकर उसे कुरेदा जाता है, जो कि सरासर क्या है, गलत है। उसके निजी दुखों को से कुछ लेना देना नहीं होता है मीडिया का, टेलीविज़न का, टीवी का, सिर्फ अपना व्यापार करना होता है। साथ में ही कवि कह रहे हैं कि स्वयं को पूर्ण मानकर जो कैमरे में जो साक्षात्कार लेने वाले एंकर्स होते हैं, वो अपने आप को बहुत क्या मानते हैं, अपने आप को तो शक्तिवान मानते हैं, और जो सामने बैठा है उसे अपाहिज और अपाहिज मानते हैं, दुर्बल, कमज़ोर मानते हैं, और इससे उनके अंदर अहंकार आ जाता है। मीडिया कर्मी अपाहिज को लाल सूजी हुई आँखों को बहुत भयानक दिखाते हैं ताकि उनका बिजनेस हो जाए। अर्थात यहाँ पर कवि ने स्पष्ट ही हो रहा है कि पूर्ण रूप से जो मीडिया पर आक्रोश उन्होंने जताया है कि मीडिया कर्मी क्या होते हैं, सफल नहीं होता, क्योंकि प्रसारण समय समाप्त हो जाता है। कि अंत में जब मीडिया जो कर्मी है, जो एंकर है, वो बार बार जूम करके दिखाता है, एक अपाहिज से पूछता है, परंतु फिर भी वो सफल नहीं होता है, क्योंकि सीमा क्या होती है, टेलीविज़न में किसी भी शो का, किसी भी कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है और वो समाप्त हो जाता है। अपाहिज व्यक्ति रो भी देता है तो भी मीडिया कर्मी का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था, इसीलिए अब उसे अपाहिज व्यक्ति के आंसू को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अर्थात कवि कह रहे हैं कि अंत में जब कविता को देखा जाए तो क्योंकि अपाहिज व्यक्ति रो भी रहा था, परंतु उसे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जो शो का जो टाइम है वो समाप्त हो चुका था। व्यावसायिक उद्देश्य पूरा नहीं होता, बार बार प्रसार करने पर भी मीडियाकर्मी अपाहिज व्यक्ति को रोता हुआ नहीं दिखा पाता। वह खिंच जाता है और खिसियानी मुस्कुराहट के साथ कार्यक्रम समाप्त कर देता है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम शब्दों में व्यंग छुपा है, क्योंकि मीडिया के व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। अब ये कवि ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पर जो मीडिया है वो अपने व्यवसाय के लिए, अपने टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो मानवीय भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, उन्हें मानवीय भावनाओं से कोई संबंध नहीं होता। और अंत में कह रहे, प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोसना पाना ही मीडिया का एकमात्र उद्देश्य होता है। जो मीडिया का उद्देश्य होता है, उनका उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी घटनाओं को कितनी भी बढ़ा चढ़ाकर बोलें, ताकि दर्शक हमारे चैनल को देखें, उसके प्रति आकर्षित हों। वो अगर चैनल में जो भी व्यक्ति है जो अपाहिज है, अगर वो भावुक हो जाए और उसके साथ अगर दर्शक भी भावुक हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाती है, जिससे उनका व्यवसाय और भी अच्छा चलने लग जाता है। तो कवि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि किस तरह से मीडिया जो कर्मी होते हैं, जो टेलीविज़न, ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया के पीछे कितनी अमानवीय घटनाएं और क्रूरता होती है, जो दुख को भी व्यावसायिक बनाकर कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं। उनके माध्यम से खुद को प्रसिद्ध एवं समृद्ध बना देते हैं। कौन? मीडिया कर्मी। और वो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते, दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते। उनका उद्देश्य सिर्फ व्यावसायिक लाभ ही होता है। सो छात्रों, कैमरे में जो बंद अपाहिज कविता है, उसका उद्देश्य हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कवि आक्रोश जता रहे हैं मीडिया के प्रति, मीडिया के जो व्यावसायिक जो रूप है उसे बता रहे हैं। और अब शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। कविता का जो शिल्प सौंदर्य है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सहज और सरल और नाटकीय शैली के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। व्यंग्य प्रधान कविता है। व्यंग्य किसके पास है? टेलीविज़न के कार्यक्रमों और मीडिया के पास से को व्यंग्य कसा है। और कविता का जो पूरा रूप है वो व्यंग्यात्मक और नाटकीय रूप है, एक नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया है और मीडिया की अमानवीय मानसिकता को स्पष्ट करती है।
दूसरी बात, कोष्टक में दिए गए जो कोष्टक में जो हमें शब्द दिए हैं वो एक अलग सा अर्थ प्रस्तुत करते हैं, एक अलग से चीज़ हमें बताने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात कि क्या है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव, और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। पद मैत्री, स्वर मैत्री और प्रश्न अलंकार भी हमें देखने को मिले हैं। तो ये थी आपकी कैमरे में बंद अपाहिज कविता। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। इस कविता में कवि ने किस पर टिप्पणी की है? मीडिया पर। मीडिया के कार्यक्रमों को, प्रचार व धन कमाने को किसी भी करुणा को बेच सकता है। वो ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करता है जो समाज सेवा के नाम पर सिर्फ दूसरों के भावनाओं के साथ खेलना होता है। उनको अपाहिजों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती है और उनके मन में सम्मान की भावना नहीं होती है। सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो वाहियात जो प्रश्न होते हैं, ऊटपटांग प्रश्न होते हैं, वो उनसे पूछते हैं, जिससे कि अपाहिज जो कि शारीरिक जो विकलांग है, जो शारीरिक रूप से चुनौतियों को झेल रहा है, वो क्या हो जाए, वो रो पड़े, उसकी भावनाओं के साथ वो खेले, और जिससे कि जो दर्शक भी हैं वो भी भावुक हो जाएं और उसका कार्यक्रम क्या बन जाए, सफल बन जाए। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की कविता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं, क्रूरता की? तो अगर हम कहें तो हमें ये क्या लगेगी, कविता हमें ये क्रूरता की कविता मानते हैं। यह कविता मीडिया के व्यापार और कार्यशैली पर व्यंग कसती है। कार्यशैली पर क्या करती है, व्यंग करती है। दूरदर्शन कमज़ोर व अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, जो कि सरासर क्या है, गलत है। वह कमज़ोर वर्ग की सहायता न करते हुए उसकी भावनाओं के साथ खेलता है, जिससे कि वो उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ अपना कार्यक्रम को सफल बनाना है, जो कि सरासर क्या है, गलत है। यह कविता पूर्णतः मीडिया की क्रूर मानसिकता को क्या करता है, दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मीडिया की क्रूर मानसिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? स्पष्ट रूप से प्रश्नकर्ता की जो मानसिकता होती है, सिर्फ फोकस होता है कि उसका कार्यक्रम क्या बने, सफल बने। उसका उद्देश्य होता है कि वो किसी अपाहिज को रुला दे, और रुला के वो रोने लग जाएगा तो जो दर्शक हैं वो भी रोने लग जाएंगे, और उससे उसके कार्यक्रम को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, उसके चैनल की लोकप्रियता बढ़ जाएगी, और जिससे कि लोकप्रियता बढ़ जाएगी तो उसको धन व प्रसिद्धि का लाभ मिलेगा। तो ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमज़ोर को ही क्यों लाते हैं? आप अंकमज़ोर को इसलिए लाते हैं क्योंकि लोग कमज़ोर व्यक्ति पर करुणा का भाव रखते हैं। उनके अंदर लोगों की, जनता के अंदर जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो अपाहिज व्यक्ति हैं, उनके प्रति सम्मान और करुणा का भाव होता है। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले इसी भावना का फ़ायदा उठाकर अपना व्यवसाय क्या करते हैं और अपना लाभ उस में ढूंढने लग जाते हैं। इसीलिए अधिकतर वो ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? वास्तव में किसी भी व्यक्ति अब प्रश्नकर्ता अपाहिज से उसके विकलांगपन से संबंधित प्रश्न को पूछेगा, उसके कष्ट को पूछेगा, बहुत कुछ पूछेगा, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने उतना कष्ट झेला है और वो बढ़ा चढ़ाकर उससे पूछा जाता है। जब तक प्रश्नकर्ता उससे ऐसे प्रश्न पूछता है कि तब तक क्या हो जाता है, वह भावुक हो जाता है, और वह उतनी तीव्र मानसिकता अपाहिज की नहीं होती है जितनी की मानसिकता किसकी होती है, प्रश्नकर्ता की होती है।
इसीलिए उसकी इसी कमी को स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति जो अपाहिज है या जो शारीरिक चुनौती झेलता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि वो समाज को अपने दुख को बताए और इस तरह से ऐसे प्रदर्शन करे। इसीलिए इसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाते हैं? कार्यक्रम के जो संचालक हैं या मीडिया कर्मी हैं, वो उसका क्या है, फ़ायदा उठाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके रिवीजन वीडियो के तहत मैंने आपको बताए हैं और आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। छात्रों, नेक्स्ट वीडियोस में हम गद्य खंड के जो पाठ मैंने पढ़ाए हैं उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।